गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू बेटा? सब लोग ठीक है ना? सब बच्चे अच्छी तरह से हैं? ओके बच्चों, आज आपको पता है हम लोग हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं। अब हिंदी स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आपकी हिंदी की व्याकरण स्टार्ट की जाए। ठीक है, चैप्टर्स तो मैं आप लोगों को रीड करवाऊँगी भी, समझाऊँगी भी, पर व्याकरण, चूँकि व्याकरण को समझने में आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। व्याकरण देखिए, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए भाषा, बच्चों भाषा को पढ़ने से पहले मैं आपको भाषा के बारे में कुछ समझाना चाहूँगी। बच्चों आपको पता है हम आपसी विचार एक दूसरे के साथ में बांट लेते हैं। आपसी विचारों का आदान प्रदान करना, मुख से दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना और वाक्य से पैराग्राफ बनाना। समझ आया? ये क्या कहलाएगा? ये एक तरीका का वाद विवाद कहलाएगा। ये वाद विवाद ये सब किस प्रकार से हो सकता है? ये हमारी भाषा से बोला जा सकता है। हम हमारे सामने एक बात बताइए, जैसे कि कोई कुत्ता है, वो भौंक रहा है तो क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि वो भौंक रहा है तो क्यों भौंक रहा है? हो सकता है उसे भूख लगी हो सकता है उसे दर्द हो रहा हो सकता है उसे चोट लगी हो सकता है उसे प्यास लगी हो, इस वजह से वो भौंके जा रहा है। नहीं ना, हमें सब ना पता है कि वो कैसे है। लेकिन अगर कुत्ता हमारी तरह अपने दर्द को, अपनी बात को शब्दों में बयां कर सके, एक भाषा के रूप में तैयार करके, तो हम समझ सकते हैं ना कि वो क्या कर रहा है। और हम एक नहीं है, भाषा जो होती है, भाषा कई प्रकार से होती है। हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, ना जाने कितनी, जिस प्रकार से विभिन्न प्रजातियाँ होती है, विभिन्न प्रकार की जाति प्रजाति होती है ना हमारी इस दुनिया में, उसी प्रकार से भाषाएं भी बहुत सारी होती है। जर्मन, फ्रेंच। अब जिस प्रकार की भाषा हम लोग सुनते आते हैं, जिस प्रकार की भाषा हम लोग बोलते आते हैं, उस भाषा के बारे में क्या होता है, हमारा को ज्ञान होता है और हम समझ पाते हैं। अगर मैं कल को आकर के आपसे हिंदी में ना बोल करके इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ, चूँकि हिंदी हमारी हिंदी मातृभाषा है और हम लोग हिंदी के अंदर ही क्या होता है, बातचीत करते आए हैं, हिंदी के अंदर ही हम लोग सब कुछ समझते आए हैं, जानते आए हैं। अब जानते आए हैं, समझते आए हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चूँकि हम हिंदी को समझते आए हैं, जानते आए हैं, तो हिंदी के बारे में ही हमारे को ज्ञान होगा कि भाई हिंदी भाषा हमारे लिए क्या है। हिंदी भाषा हमारे लिए एक मातृभाषा है। हिंदी को हम लोग ज्ञात करते हैं, हिंदी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हिंदी के लिए, अब अगर मैं आपसे आकर के हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलूँ, अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे। और यदि आपको मेरी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप मेरी अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो अब क्या करना होगा आपको? हमें हर भाषा को, हर बात को समझने के लिए क्या होता है बच्चों, हमें किसी बात को समझने के लिए, किसी की भावना को समझने के लिए, किसी के विचार को समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्या होना चाहिए? आवश्यक है भाषा का ज्ञान होना। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में आपके चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। इन चित्रों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष की तरफ से लड़ने पर भी अर्जुन पितामह भीष्म को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र से दो बातें स्पष्ट होती है। देखो, इन चित्रों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि युद्ध भूमि में शत्रु की पक्ष की तरफ से लड़ने पर भी अर्जुन पितामह भीष्म को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। देखो, इन चित्रों को देख करके लग रहा है कि अर्जुन जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने भीष्म पितामह को क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है। युद्ध भूमि में होने के बावजूद प्रणाम करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र से दो बातें स्पष्ट होती है। पितामह जो है अब क्या कर रहे हैं, पितामह उसे आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए पितामह का जो हाथ है वो इस प्रकार से खड़ा है, तो इस तरह से क्या होता है, आशीर्वाद दिया जाता है। देखिए गौर से देखिए है ना, ये देखिए पितामह का हाथ देखिए,
आगे देखिए, आशीर्वाद देते हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं। अर्जुन पितामह के प्रति सम्मान के भाव रखता है। अर्जुन जो है वो अपने पितामह के प्रति सम्मान का भाव रखता है। चूँकि भीष्म पितामह अर्जुन से बड़े ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो अर्जुन क्या करता है, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखता है, जिस तरह से सभी को रखना चाहिए। किंतु वह अपने मन के भावों को सिर्फ संकेतों से ही स्पष्ट कर रहा है। अब अर्जुन जो है अपने मन के भाव को, अर्जुन के मन में क्या भाव है कि वह अपने पितामह को प्रणाम करे, ठीक है, उसे वो संकेत से ही स्पष्ट कर रहा है। अब चूंकि अर्जुन और पितामह दोनों युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो जाकर के अर्जुन पहले उनके पैर तो छू नहीं सकता ना कि भाई पितामह मैं आपसे लड़ने आया हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे लड़ने में विजय हो जाऊँ। तो ऐसा तो होने से रहा, ये बात आप सबको मालूम है। क्या होगा, अर्जुन जो होता है दूर से खड़े होकर पितामह को प्रणाम कर रहा है। अब प्रणाम कर रहा है तो ये क्या कह रहा है कि वह अपने मन के भावों को सिर्फ संकेतों से ही स्पष्ट कर रहा है। पितामह अर्जुन से मिलने वाले सम्मान का उत्तर शब्दों में देते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, पितामह जो है अर्जुन से मिलने वाले सम्मान का उत्तर शब्दों में देते हैं। इन दोनों बातों पर गौर करने से पता चलता है कि मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है। देखिए, फिर से देखिए इस पैराग्राफ को। इन दोनों बातों पर गौर करने से पता चलता है कि मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करता है, जैसे रोककर, हंसकर, ध्वनियों द्वारा, संकेत द्वारा आदि। बच्चों इसने एग्जाम्पल्स में दिया है रोकर, हंसकर। बच्चों रोकर अगर कोई संकेत दे रहा है तो उसका मतलब वह बहुत दुखी है, हंसकर वह बहुत खुश है, ध्वनियों द्वारा मतलब ध्वनि समझते हैं साउंड के द्वारा, कि बच्चों साउंड के द्वारा पता चल रहा है कि भाई वो रोए जा रहा है। एक साउंड से आपको ये बात पता चलता है कि भाई वो बहुत खुश है, हंस रहा है। संकेतों द्वारा, बच्चों एक संकेतों द्वारा कैसे, जब कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए वो गूंगा बहरा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, उस बेजुबान है, अगर वो बेजुबान है तो वो अपने भाव को संकेत द्वारा ही स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि वो अपने मन के भाव को संकेत के द्वारा ही स्पष्ट करके बता सकता है ना कि उसे ये चाहिए, या उसे इसकी ज़रूरत है, या वो परेशान है, या वो दुखी है, या वो रो रहा है, या वो खुश है, या वो हंस रहा है, वो कैसे हंस रहा है, उसे कैसे चाहिए, उसे भूख लगी है। समझ आया आपको? लेकिन इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते, बिल्कुल इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों, ये कह रहे भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों को समझ पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक, अब ये कहना चाह रहा है कि भाषा के लिए निश्चित ध्वनियों की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों को समझ पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। समझ में आया? नहीं, मैं बताती हूँ। इन्होंने कहा भाषा वह साधन है, देखो क्या कहा इन्होंने कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, अब बोलकर कैसे बच्चे, बोल करके ऐसे तो नहीं कुत्ते के जैसे भौंक लेगा भौं भौं, या फिर हाथी के जैसे, या ये क्या नाम से बिल्ली की तरह म्याऊं कर ले, तो इस तरह से नहीं बोलेगा। भाषा को बोलने के लिए ध्वनि होती है। ध्वनि कैसे, ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग अह क की का, मात्राओं के उच्चारण की ध्वनि। समझ आया? एक ध्वनि होती है बोलकर या लिखकर,
अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। बच्चों इसने बोला लिखकर, अब लिख कर के इसने चूंकि ये कहा है कि लिख कर के प्रकट करें, तो लिख कर कैसे प्रकट कर सकते हैं? लिख कर प्रकट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सभी मात्राओं का ध्यान अच्छी तरीके से हो, तभी आप भाषा का रूप प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि नहीं है तो आपके मन में जो विचार हैं उसे आप संकेत के द्वारा ही प्रकट कर पाएंगे, उसे लिखकर या बोलकर आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। समझ में आया बच्चों जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? चलिए एक बार फिर से अपन देखते हैं भाषा के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। बच्चों भाषा जो होती है, मैंने आपको जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाषा का जो रूप होता है, भाषा को लिखकर देखो भाषा के जो रूप होते हैं, भाषा के रूप को दो रूप के अंदर माना जाता है। देखो भाषा जो होती है ना, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। बच्चों दूसरों का भी कह रहे हैं कि भाई वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर। बच्चों मेरे मन में अगर कोई बात है, जैसे कि मैं आप लोगों से कह दूँ कि तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या समझा रही हूँ, मैं आपको डांट रही हूँ, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगी? मैं उसे बताऊंगी तुम्हारे ऊपर चिल्लाकर, तुम्हें बोलकर, ठीक है, और शब्दों में बयां करके। ऐसा नहीं कि मैं जोर जोर से बस घूरती रहूँ तुम्हारे को कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि इसको घूरती रहूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्से को बताना भी तो पड़ेगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं तुम्हारे को कहती हूँ कि ज़्यादा मत बोलो, बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम चूँकि बोले जा रहे हो, मेरा सर दुखे जा रहा है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे को क्या कह दिया कि ज़्यादा मत बोलो। अब उस बात को मैं तुम्हें समझाऊंगी तो बोलकर ही समझाया ना। दूसरा एक होता है आपके मन में क्या विचार है, ठीक है, उसे आप लिख करके भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और लिख करके कैसे करेंगे आप उसे? लिखने के लिए आपको क्या चाहिएगा? लिख करके आप अगर आपको मात्राओं का सही तरह से ज्ञान है, यदि सही रूप के अंदर आपने मात्राओं को अच्छी तरीके से प्रयोग किया है, प्रयोग करने के बाद में आपको क्या होगा? अच्छी तरीके से अगर आपने मात्राओं का प्रयोग कर लिया है तो मात्राओं का प्रयोग करने से आपको क्या होगा? मात्राओं का प्रयोग करने से आपको भाषा का रूप पता चल जाएगा कि आपने अच्छी तरीके से लिखा या नहीं लिखा, या आपने अपने विचार दूसरों पर जो प्रकट किए हैं वो या नहीं किए हैं। दूसरा वह व्यक्ति अगर आपके विचारों को सुनेगा, मतलब आपके मुंह से अगर आप भाषा के रूप में सुनेगा, तो वह क्या हो सकता है? अगर आपके मुख से वह भाषा को अपने भाषा के रूप में सुनेगा, शब्दों के रूप में, तो उसे समझ आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपके मन में क्या है। लेकिन यदि आपको बोलना ही नहीं आता है, भाषा के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। विचार पर आगे तरह से सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। अब लिख करके आप देते हैं ना, लिखना भी एक अलग ही कला होती है बच्चों। आपने मान लीजिए आपने होमवर्क किया है, ठीक है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं समझ में आया, ये जानने के लिए मैं क्या करूँगी? ये सब कुछ जानने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं आपका क्लास टेस्ट ले लेती हूँ। टेस्ट लेने के बाद में मैं क्या करती हूँ आप लोगों से कि भाई बच्चों ने कितना समझा और कितना नहीं, ये जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये सब कुछ जानने के लिए मुझे करना होगा ये कि मैं एक टेस्ट ले लेती हूँ। टेस्ट के अंदर बच्चों ने जिसको जो आया उसने वो लिख दिया, जिसको नहीं आया उसने छोड़ दिया। तो मुझे ये समझ में आया ना बच्चों के लिखने से कि भाई मैंने पढ़ाया था, वो इस बच्चे को तो समझ में ही नहीं आया और उसको समझ में आ गया तो उसने उसका आंसर लिख दिया, ठीक है। अब आगे का हम जो चैप्टर है वो अगले दिन पढ़ेंगे। आगे का मैं आपको अगला वीडियो भेज दूँगी। बच्चों जितना आपको समझ में आया उतना पढ़ने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कोई कंप्लेन वगैरह है या नहीं आया तो आप मुझे एक मैसेज दे सकते हैं कि मैडम हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगी, ओके। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, ओके बच्चों, गुड बाय।